तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस की डेफिनीशन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं काइंड्स के विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। देखिए, असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है कि जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने अथवा न होने की सूचना देता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस जो हमारा होता है उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। और असर्टिव सेंटेंस के हमने आपको दो हिस्से बताए थे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस जो हमें किसी कार्य या घटना के होने अथवा न होने की सूचना देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हरी रीड्स ए बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई किससे? सब्जेक्ट से, हरी से। और असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाते हैं। अगर हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा वाक्य गलत माना जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का कि ही lives in a village, वह एक गांव में रहता है। ठीक, इस वाक्य में भी वाक्य की शुरुआत हुई किससे? सब्जेक्ट से, और वाक्य के अंत में लग गया फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने की सूचना देते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस की भी शुरुआत हमारी सब्जेक्ट से ही होगी। जैसे एग्जाम्पल है सी sings a song, वह एक गीत गाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरुआत हुई, फिर उसके अंत में फुल स्टॉप लगाया गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द सन sets in the west, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो जब भी हम वाक्य की शुरुआत करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तो सब्जेक्ट से करते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है कि जो वाक्य किसी कार्य या घटना के न होने की सूचना देता है वो हमारा कहलाता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की भी शुरुआत हम करते हैं किससे? सब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंस के ही ये हिस्से हैं और असर्टिव सेंटेंस की भी शुरुआत किससे करते हैं? सब्जेक्ट से। तो ये असर्टिव सेंटेंस का हिस्सा होने के नाते ये भी सब्जेक्ट से हमारा शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये किसी कार्य या घटना के न होने की सूचना दे रहा है। देखिए, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड आ गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कमला वाज नॉट इल। इसमें भी निगेटिव वर्ड आ गया, तो ये भी हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। और इसमें भी आपकी शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ निगेटिव वर्ड्स की। निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, निगेटिव वर्ड्स हो गए जैसे
नो, नॉट, नन, नो वन, नथिंग, nobody, neither, never या nowhere। अगर किसी सेंटेंस में ये निगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाता है कैसा, निगेटिव। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं, अगला हिस्सा हमारा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एक यस या नो टाइप, या इसी को हम कहते हैं फर्स्ट टाइप। तो यस या नो टाइप वाले वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है उन्हें यस या नो टाइप या फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, और एक चीज़ हमको बता दें कि जो यस या नो टाइप वाले वाक्य होते हैं इनका उत्तर हमें हाँ या नहीं में मिलता है, तभी ये वाक्य यस या नो टाइप वाले वाक्य कहलाते हैं। जब हम प्रश्न करेंगे तो इनका उत्तर हमें किस में मिलेगा? हाँ या नहीं में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 1, आर यू गोइंग टू स्कूल? ठीक, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तो इसमें आप देख रहे हैं कि वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, और जब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या से शुरुआत होती है। जब हम क्या लगा करके वाक्य शुरू करते हैं तो इसका उत्तर हमें हाँ या नहीं में मिलेगा। जैसे हम प्रश्न करें कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो इसका उत्तर या तो आप हाँ में देंगे या तो नहीं में देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे विल सी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी? तो भाई जब आप प्रश्न करेंगे कि क्या वह एक पत्र लिखेगी तो उत्तर आप देंगे किसमें? हाँ या नहीं में। तो ये यस या नो टाइप वाले वाक्य हो गए। अब बात करते हैं डब्ल्यू टाइप वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत प्रश्नवाचक शब्दों से होती है उन्हें डब्ल्यू टाइप के वाक्य या डब्ल्यू टाइप के सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, ये हो गया तुम क्या चाहते हो। तो इसमें से क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका क्या? व्हाट। ठीक है, जब भी वाक्य के जब इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वाक्य की शुरुआत उसी क्वेश्चन वर्ड से होगी जो वाक्य के बीच में आएगा हिंदी वाले वाक्य में। ठीक है, और जब डब्ल्यू टाइप वाला सेंटेंस होगा तो उसमें से जितने भी मोस्टली क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो डब्ल्यू से ही प्रारंभ होते हैं। और एक चीज, इनका उत्तर जो डब्ल्यू टाइप वाले वाक्य होते हैं इनका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, यस या नो टाइप में हमने प्रश्न किया था, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? तो आप इसका हाँ या नहीं में जवाब देंगे। लेकिन
इसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। तो जिस ऐसे वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं उन्हें WH टाइप वाले वाक्य कहते हैं। ठीक है, और इनकी शुरुआत किससे होती है? क्वेश्चन वर्ड से होती है, प्रश्नवाचक शब्द से होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? तो इसमें से आप हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दे सकते हैं और इसकी शुरुआत हो गई किससे? क्वेश्चन वर्ड से, तो ये WH टाइप का हो गया। अगला है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, और हाँ एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव खत्म होगा, समाप्त होगा, तो उसके बाद में हमें प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना होगा। अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य हमारा गलत माना जाएगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनसे हमें आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिनसे हमें आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव या प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमारी होती है वर्ब से। बच्चों, इसमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन वाक्य में से लिखा नहीं जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? कि जब भी हम विनती करेंगे, सलाह या सुझाव या प्रस्ताव या प्रार्थना करेंगे तो अपने से किसी दूसरे व्यक्ति से करेंगे, और दूसरा व्यक्ति हमारा होता है ग्रामर के अनुसार सेकंड पर्सन, और वो होता है यू। तो इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, इसलिए इसमें से यू नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो ये आप किसी सेकंड पर्सन से कहेंगे कि मेरी सहायता करो, इसलिए इसमें से यू सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दीजिए। तो ये भी आपका सेंटेंस कैसा हुआ? इम्परेटिव। अब आगे बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऐसे वाक्य जिनसे हमें शुभ कामना, बुरी कामना या ईश्वर से की गई प्रार्थना का भाव व्यक्त होता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत में से होती है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। वाक्य की शुरुआत हमारी किससे होती है? में से। में का अर्थ होता है ईश्वर करे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वाक्य की शुरुआत में से होती है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि अगर वाक्य की शुरुआत में से है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तभी वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अगर वाक्य आपका में से प्रारंभ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो भाई क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ऐसे वाक्य जिनसे हमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा, करुणा आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ मिस फॉर्च्यून, कैसा दुर्भाग्य। ठीक, वाक्य के अंत में लग गया क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वन। ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा सभी सेंटेंस, आप पहचान जाएंगे सेंटेंस को देख कर कि हमारा वाक्य किस वाक्य का सेंटेंस कैसा है।